हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी अंतर्भारती इयत्ता 9वी इस पाठ्यपुस्तक का पाठ 5वां अजिंठ्याची लेणी, इसके शब्दार्थ और स्वाध्याय। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबाएं तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चालू करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। सहल यानी पिकनिक, लेणी यानी शैलगृहे या शिला मंदिरे, दरी यानी खाई, डोंगर यानी पर्वत, छोटा पर्वत, पोटात यानी पेट में, प्रशस्त यानी विस्तीर्ण, दालनं यानी कमरे, भव्य यानी विशाल या बड़े भी इसको बोलते हैं, स्तंभ यानी खंबे, गवाक्ष यानी खिड़की, उजेड़ यानी प्रकाश, वोड़ यानी कतार या लाइन बोलते हैं इसको, गारेगार यानी ठंडा ठंडा, लक्ष्य यानी ध्यान, शिनवटा यानी आलस, चौथरा यानी चबूतरा, ओळखणे यानी पहचानना, खून यानी निशानी, डोळे यानी आँखें, कमळ यानी कमल, खांदा यानी कंधा, सावकाशीनं यानी आराम से, करुणा यानी दया, भाव यानी भावना, वाटोळे यानी गोल आकार के, अंगरखा यानी लंबा कुर्ता, मुद्रा यानी चेहरा, सौम्य रंग यानी हल्के रंग, बोट यानी उंगली, चित्रांकित करने यानी चित्रों में समाविष्ट करना। तो बच्चों, ये हो गए इस पाठ के शब्दार्थ। अब हम देखते हैं स्वाध्याय। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, चौकटी पूर्ण करा। यानी यहाँ जो ये दिए हैं ना, ये चौकट, इसको बोला गया है चौकट, तो इसको पूरा करना है। देखो, इसमें से पहला है डोंगर दरीचा आकार। यानी डोंगर दरी का आकार कैसे था वो हमें यहाँ लिखना है। तो डोंगर दरी का आकार कैसे था? अर्धचंद्रासारखी। यहाँ लिखना है हमें अर्धचंद्रासारखी। दूसरा है 19व्या लेण्याचे नाव। 19व्या लेण्याचे नाव यानी 19 नंबर का वहाँ का जो शैल मंदिर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गंधकुटी। हम यहाँ क्या लिखेंगे? गंधकुटी। तीसरा है भारतातील एक अद्भुत आश्चर्य। चौथा है गौतम बुद्धाची आई। यानी गौतम बुद्ध के माँ का नाम यहाँ लिखना है। गौतम बुद्ध के माँ का नाम था मायावती। तो बच्चों, ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब देखो आ नंबर का प्रश्न, आकृती पूर्ण करा। उसमें पहला है गंधकुटीतील गौतम बुद्धाची वैशिष्ट्ये। हाँ, तो बच्चों, यहाँ गंधकुटीतील गौतम बुद्धाची वैशिष्ट्य यानी गंधकुटी में जो गौतम बुद्ध की ये मूर्ति है उसकी क्या विशेषताएं उसमें दिखाई दी है। तो उसमें ये विशेषताएं हैं। पहली तो ये विशेषता है, उसमें दिखाई देती है हम लोगों को कि दो खंबे हैं, दो खंबे के जो कमानी है उसमें गौतम बुद्ध खड़े हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ? पहले में लिखेंगे हम दोन खांबांच्या कमानीत उभे असलेले। ये पहली विशेषता हो गई। अब यहाँ हम दूसरी विशेषता लिखेंगे, पायघोळ अंगरखा घातला आहे। तीसरी विशेषता है अंगरख्याच्या चुन्या स्पष्ट दिसतात। चौथी विशेषता है मुद्रा शांत व गंभीर। तो ये 4 विशेषताएं हैं बच्चों। इस प्रकार से गंधकुटीतील गौतम बुद्धाची वैशिष्ट्य है। अब इसमें से दूसरे नंबर का देखो, गंधकुटीतील चित्रांची वैशिष्ट्ये। क्या पूछा गया? अब गंधकुटीतील चित्रांची वैशिष्ट्ये। गंधकुटी में जो चित्र है उनकी विशेषताएं क्या हैं? तो पहली विशेषता ये है बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे पहली विशेषता, आत बाहेर सगळीकडे कोरीव काम। कौन सी पहली विशेषता है? अंदर बाहर सभी तरफ क्या है?
कोरीव काम किया हुआ है। तो आत बाहेर सगळीकडे कोरीव काम, ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है गंधकुटी समोर द्वार मंडप व वाटोळे खांब। कौन सी है दूसरी विशेषता चित्र की? गंधकुटी समोर द्वार मंडप व वाटोळे खांब। तो ये दो विशेषताएं हम इसमें लिख सकते हैं। बच्चों, गंधकुटीतील चित्रांची वैशिष्ट्य इसमें आप इस प्रकार से ये दो वैशिष्ट्य भी लिख सकते हैं। अगर आपको 4 लिखने हैं यहाँ वैशिष्ट्य, तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप पहले में लिखेंगे आत व बाहेर सगळीकडे कोरीव काम। दूसरे में लिखेंगे आप त्याच्या समोर द्वार मंडप आहे। तीसरे में लिखेंगे आप खांब वाटोळे आहेत। और चौथे में लिखेंगे 2 खांबांच्या मध्ये कमानी आहेत। इस प्रकार से आप इसके 4 वैशिष्ट्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 4 कॉलम दिए हैं तो आप 4 भी वैशिष्ट्य लिख सकते हैं। अब देखते हैं ई नंबर का प्रश्न। संज्ञा स्पष्ट करा। संज्ञा, ये जो नीचे एक गवाक्ष और दूसरी जातकता, ये 2 संज्ञाएं हैं, इसको स्पष्ट करना है। तो अपन देखते हैं पहले गवाक्ष। गवाक्ष यानी क्या होता है, मैंने बताया आपको शब्दार्थ में। गवाक्ष यानी खिड़की। हम क्या लिखेंगे? खिड़की। इस संज्ञा को स्पष्ट कैसे करेंगे? गवाक्ष यानी खिड़की, डैश करके लिखेंगे गवाक्ष के आगे। दूसरी संज्ञा है जातक कथा। जातक कथा, इसके आगे हम डैश करके लिखेंगे गौतम बुद्धांनी पूर्वी कोणत्या जातीत आणि प्राण्यांच्या रूपात जन्म घेतले त्यांच्या कथा म्हणजे जातक कथा होत। ये यहाँ लिखेंगे। अब देखो प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरे का अ है समर्पक उदाहरणे लिहा। उसमें से पहला है गौतम बुद्धांचा पाठात आलेला बालपणीचा प्रसंग। गौतम बुद्ध का पाठ में बचपन का जो प्रसंग आया है वह हमें लिखना है। कौन सा प्रसंग आया? बचपन का प्रसंग है 5 वर्षाचे गौतम बुद्ध धूळपाटीवर बोटांनी अक्षरे गिरवित आहेत। कौन सा अनुभव आता है शैल मंदिर में प्रवेश करने के बाद? ठंडा ठंडा लगता है ना? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ इस जगह पर? इसका उत्तर लिखेंगे आत शिरताच गारेगार वाटतं। आत शिरताच गारेगार वाटते। अब इसका आ देखते हैं। पाठातील जोड़ शब्द शोधा। पाठ में जो जोड़ शब्द आए हैं वो हमें ढूंढने हैं। अब पाठ में कौन से जोड़ शब्द आए वो आपको पाठ पढ़ना है, उसमें ढूंढना है और लिखना है। जैसे कि यहाँ 2 उदाहरण दिए हैं। एक दिया है गारेगार और दूसरा द्वार मंडप। तो इसी प्रकार से पाठ में बहुत सारे आपको जोड़ शब्द मिलेंगे। उदाहरणार्थ लाम लामचे हैं, और गारेगार तो आया ही है इसमें, लाम रुंद है, जवळ जवळ। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं पाठ में वो आपको ढूंढना है और यहाँ पे लिखने हैं। ई नंबर का प्रश्न देखो। खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा। विरुद्ध अर्थ के शब्द लिखने। विलोम शब्द। चढ़ने, चढ़ने के विलोम में उतरने। चढ़ने का विरुद्धार्थी शब्द होगा उतरने। बसने, उठने। इस प्रकार से लिखते हैं उठने, है ना? अब चढ़ने का विरुद्धार्थी है उतरने, वो भी लिख के दिखाती हूँ। उतरने, इस प्रकार से। स्पष्ट, अस्पष्ट, 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 इस प्रकार से। बडी, खालील वाक्यातील विराम चिन्हे ओळखा व त्यांची नावे लिहा। विराम चिन्ह जो है वो हमें पहचानने हैं और उनके नाम लिखने हैं। नंबर 1, आत शिरल्यावर गारेगार वाटलं ना। अब यहाँ कौन सा विराम चिन्ह आया है? ये इसको बोलते हैं प्रश्नार्थक चिन्ह।
क्या बोलते हैं? प्रश्नार्थक चिन्ह। दूसरा, आपण ही सगळी लेणी 3-4 तासात पाहून मोकळे होतो। अब इसमें यहाँ एक चिन्ह आया है 3 और 4 के बीच में, देखो ये एक छोटी सी रेखा है, तो इस छोटी की रेखा को बोलते हैं संयोग चिन्ह। क्या बोलते हैं? संयोग चिन्ह। उसके बाद इसमें और यहाँ एक विराम चिन्ह आया है, एक पॉइंट है और कॉमा है नीचे, तो इसको बोलते हैं अर्धविराम। क्या बोलते हैं इस विराम चिन्ह को? अर्धविराम। और नीचे भी लागली और ठाऊक के बीच में यहाँ पे एक विराम चिन्ह आया है, जिसको हम इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, तो इसको मराठी में बोलते हैं स्वल्प विराम। क्या बोलते हैं? स्वल्प विराम। और उसके आगे और एक चिन्ह आया है, ये तो मैंने पहले ही वाक्य में आपको बताया है, इसको बोलते हैं प्रश्न चिन्ह। तीसरा देखो, मुद्रा सुद्धा किती शांत किती गंभीर, शांत और किती के बीच में ए आया है कॉमा, उसको बोलते हैं स्वल्प विराम। और गंभीर के बाद ए जो विराम चिन्ह आया है, इसको बोलते हैं उद्गार चिन्ह। तो ये ए विराम चिन्ह हमने देख लिए। अब देखते हैं हम प्रश्न तीसरा, स्वमत। प्रश्न तीसरा है स्वमत। स्वमत में पहिला है, तुमच्या मते अजिंठा लेणी आश्चर्यकारक असण्याची कारणे लिहा। यानी कि आपके मत के अनुसार अजिंठा लेणी आश्चर्यकारक क्यों है, उसका कारण लिखना है। तो बच्चों इसका उत्तर है, अजिंठ्याची लेणी पूर्वी जगातील 7 आश्चर्यांपैकी एक आश्चर्य होते। एका डोंगरदरीच्या पोटात ही लेणी कोरली गेली आहे आणि ही डोंगरदरी सुंदर अर्धचंद्रासारखी दिसते। या लेण्यांमध्ये 30 गुंफा आहेत, म्हणजेच अजिंठ्याच्या 30 लेणी आहेत। या लेण्यांमध्ये गौतम बुद्धांच्या मूर्ती कोरलेल्या आहेत। ह्या लेण्यांमध्ये प्रशस्त दालनं आहेत, त्यामध्ये भगवान गौतम बुद्धांचा पूर्ण जीवनपट चित्रांकित केलेला आहे। गौतम बुद्धांच्या जातक कथा त्यात चित्रांद्वारे सांगितल्या आहेत। काही लेण्यांमध्ये आत बाहेर सगळीकडे कोरीव काम केलेलं आहे। खांबांना सुंदर कमानी आहेत, बहुरंगी चित्रे आहेत, सौम्य व टिकाऊ रंगाची चित्रे आहेत। जगामध्ये अशा प्रकारची लेणी कुठेही दिसणार नाहीत, म्हणून अजिंठा लेणी आश्चर्यकारक वाटतात। इस प्रकार का उत्तर आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों। इसका उत्तर का एक फ़ोटो भी मैंने यहाँ डाला है, इसको आप देख लेना। उसके बाद स्वमत में और एक दूसरा प्रश्न है, लेण्यातील गौतम बुद्धांची मूर्ती पाहून तुमच्या मनात निर्माण झालेल्या भावना स्वभाषेत लिहा। स्वभाषेत लिहा यानी अपनी भाषा में लिखना है। हाँ, तो बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर है, अजिंठा लेणी निसर्गरम्य वातावरणात व सुंदर अशा डोंगरात बसलेली आहेत। लेण्यांमध्ये प्रवेश केल्यावर गारेगार लागते, पूर्ण शिनवटा निघून जातो। चबुतऱ्यावर बसलेल्या भगवान गौतम बुद्धांच्या मूर्तीला पाहून ज्यांना गौतम बुद्धाची ओळख नाही अशांना पण ओळखता येते की हे गौतम बुद्ध आहेत म्हणून। पद्मासन घालून ध्यानस्थ बसलेले गौतम बुद्ध आपल्याही मनात दया व करुणेचे भाव निर्माण करतात। आपलेही विचार शांत व गंभीर होतात। आपणही चिंतन व मनन करायला लागतो। मनातील वाईट विचार गौतम बुद्धांच्या या मूर्तीला पाहून दूर होतात। प्रश्न चौथा है बच्चों, लेण्यांतील हवा नेहमी गारेगार असते, यामागील वैज्ञानिक कारणाबाबत मित्रांशी चर्चा करा। यानी कि लेनी जो है उसके अंदर की हवा जो है हमेशा ठंडी ठंडी रहती है। इसका जो वैज्ञानिक कारण है उसके बारे में मित्रों के साथ आपको चर्चा करना है, और वो चर्चा करने के बाद जो उत्तर आता है वो आपको लिखना है। तो मेरे हिसाब से चर्चा करने के बाद इस प्रकार का उत्तर आना चाहिए। आपको थोड़ी आइडिया देने के लिए मैंने ये उत्तर लिखा है, आपको बता देती हूँ। मित्रांशी चर्चा केल्यावर असे आढळून आले की लेणी ही डोंगरामध्ये कोरलेल्या असतात, त्यामुळे ऊन, वारा, पाऊस या गोष्टींचा त्यांच्यावर जास्त प्रभाव पडत नाही। आतमध्ये डोंगरात कोरलेल्या असल्यामुळे सूर्याच्या तापमानाच्या तीव्रतेचा जास्त प्रभाव लेण्यांच्या आतील भागावर पडत नाही, असे वैज्ञानिक कारण
असू शकते. लेण्यांमधील हवा नेहमी गारेगार असण्याचं ऐसा ये कारण हो सकता है. ठीक है बच्चों, इसके बाद का प्रश्न है अपना भाषाभ्यास का. भाषाभ्यास. खालील वाक्य वाचा व अभ्यासा. समास के बारे में जानकारी दी है इसमें. नीचे के सेंटेंस पढ़ो और उसका अभ्यास करो. अ गट में दिया है सूर्याचा उदय झाला और सूर्याचा उदय इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है. और दूसरा सेंटेंस दिया है प्रत्येक दिवशी त्याची प्रतिष्ठा वाढत गेली. प्रत्येक दिवशी इन शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है. ब गट में दिया है सूर्योदय झाला और दूसरा सेंटेंस है दिवसेंदिवस त्याची प्रतिष्ठा वाढत गेली. तो पहले सेंटेंस में सूर्योदय के नीचे अंडरलाइन है, दूसरे में दिवसेंदिवस के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है. खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या. अब इन सेंटेंस से हमें नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं. पहला है दोन्ही गटातील वाक्यांचा अर्थ एकच आहे का. पूछा गया है कि दो वाक्य जो है दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है क्या. मतलब अ गट का वाक्य और ब गट का वाक्य जो है इन दोनों वाक्यों का अर्थ एक है क्या. तो अर्थ तो एक ही है. सूर्याचा उदय झाला इसका अर्थ होता है सूर्य का उदय हो गया और सूर्योदय झाला इसका भी अर्थ है सूर्य का उदय हो गया. दूसरा सेंटेंस है प्रत्येक दिवशी त्याची प्रतिष्ठा वाढत गेली यानी हर दिन उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई, ये इसका अर्थ है. और ब गट में दिवसेंदिवस त्याची प्रतिष्ठा वाढत गेली यानी दिनों दिन उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई. दोनों वाक्य का अर्थ एक ही है. तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारा क्या आएगा. दोन्ही गटातील वाक्याचा अर्थ एकच आहे का यानी दोनों गट के वाक्य का अर्थ एक ही है क्या. तो हमारा उत्तर क्या आएगा हाँ, वाक्य का अर्थ दोनों एक ही है. दूसरा प्रश्न है दोन गटातील शब्द सारखे आहेत का. दोनों गट के शब्द समान है क्या. तो शब्द तो समान है नहीं. सूर्याचा उदय इस वाक्य में लिखा है, ब गट में लिखा है सूर्योदय, शब्द अलग अलग है. दूसरे वाक्य में इधर लिखा है प्रत्येक दिवशी और ब गट में लिखा है दिवसेंदिवस, ये भी शब्द अलग अलग है. तो हमारा उत्तर क्या आएगा दोन गटातील शब्द सारखे नाहीत. तिसरा प्रश्न है अधोरेखित शब्दांमध्ये अ गट आणि ब गटातील शब्दांमध्ये कोणता फरक आहे. अधोरेखित यानी अंडरलाइन किए हुए जो शब्द हैं, अ गट के अंडरलाइन किए हुए शब्द और ब गट के अंडरलाइन किए हुए शब्द, इन दोनों में क्या फर्क है. क्या फर्क है इन दोनों में. पहले में अ गट में पहले वाक्य में लिखा है सूर्याचा उदय और ब गट में लिखा है सूर्योदय, अर्थ एक ही है लेकिन शब्द अलग अलग हैं. दूसरे सेंटेंस में लिखा है अ गट में प्रत्येक दिवशी और ब गट में दिवसेंदिवस, अर्थ एक ही है लेकिन शब्द अलग अलग हैं. तो ये फरक है इसमें. अब बताया गया है बोलण्याच्या ओघात आपण शब्दातील परस्पर संबंध दाखवणारे विभक्ती प्रत्यय गाळून सुटसुटीत असे जोड शब्द बनवतो. शब्दांच्या अशा एकत्रीकरणाला समास असे म्हणतात. हमें इसमें क्या देखना है, समास कशाला म्हणतात, समास किसको कहते हैं. तो उसकी परिभाषा इसमें दी है कि बोलण्याच्या ओघात आपण शब्दातील परस्पर संबंध दाखवणारे विभक्ती प्रत्यय गाळून सुटसुटीत असे शब्द जोड़ शब्द बनवतो. कि हम जब बोलते हैं तो बोलते बोलते हमारे शब्दों के जो परस्पर संबंध है उसमें से हम विभक्ति का जो प्रत्यय है उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं. और विभक्ति प्रत्यय हटाने के बाद क्या करते हैं, उस जगह पर एक जोड़ शब्द का उपयोग करते हैं. जैसे कि सूर्याचा उदय पहले सेंटेंस में दिया है अ गट में, तो इसमें क्या लगा है, विभक्ति का प्रत्यय लगा है. सूर्य को चा, ये विभक्ति का प्रत्यय लगा है. लेकिन दूसरे वाक्य में उसका सूर्याचा उदय इसका क्या शब्द बन गया, सूर्योदय, एक ही शब्द बन गया. और दूसरे सेंटेंस में अ गट में प्रत्येक दिवशी
इसके लिए कौन सा शब्द बन गया? इधर बगट में दिवसेंदिवस ये एक ही शब्द बन गया। इधर दो दो शब्द है और उधर दो दो शब्दों का बगट में एक ही शब्द बन गया। तो यही इसमें बताया गया है कि अपने भाषा में बोलते बोलते शब्दों का परस्पर संबंध दिखाने के लिए हम जो विभक्ति प्रत्यय होता है उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं और उसकी जगह जोड शब्द यूज करते हैं। अशा शब्दांच्या एकत्रीकरणाला समास असे म्हणतात। इस प्रकार से शब्दों को एकत्रित जो किया जाता है, दो शब्द का मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। शब्दांच्या अशा एकत्रीकरणाने जो जोड शब्द तयार होतो त्याला सामासिक शब्द म्हणतात। और इस प्रकार का शब्दों का एकत्रीकरण करने के बाद जो जोड़ शब्द तैयार होता है उसको बोलते हैं सामासिक शब्द। जैसे कि सूर्याचा उदय, इसको एकत्रित किया तो सूर्योदय हो गया, और प्रत्येक दिवशी ये दो शब्दों को एकत्रित किया तो दिवसेंदिवस हो गया। तो इस प्रकार से ये जो जोड़ शब्द तैयार होता है, जैसे सूर्योदय और दिवसेंदिवस, इनको क्या बोलते हैं? सामासिक शब्द बोलते हैं, सामासिक शब्द कहते हैं। समास विग्रह, सामासिक शब्द कोणत्या शब्दापासून तयार झाला हे स्पष्ट करण्यासाठी आपण त्याची फोड करतो। या फोड करून दाखवण्याच्या पद्धतीला विग्रह म्हणतात। सामासिक शब्द जो है, जैसे कि सूर्योदय और दिवसेंदिवस, ये जो सामासिक शब्द है, उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ, कोणत्या शब्दांपासून तैयार झाला। अब किस शब्द से ये तैयार हो गए? सूर्योदय किस शब्द से तैयार हो गया? सूर्याचा उदय। और दिवसेंदिवस ये किससे तैयार हुआ? कौन से शब्दों से तैयार हुआ? दिवसा मागून दिवस, इससे तैयार हुआ। तो यही बताया गया कि सामासिक शब्द कोणत्या शब्दांपासून तैयार झाला। सामासिक शब्द है सूर्योदय और दिवसेंदिवस, तो ये दोनों शब्द किस शब्द से तैयार हो गए, ये स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? उन शब्दों की फोड़ करते हैं, फोड़ करके दिखाते हैं, मतलब उन दो शब्दों को तोड़ के दिखाते हैं। तो इस पद्धति को क्या बोलते हैं? विग्रह। वर ब गटात सामासिक शब्द आहेत तर अ गटात विग्रह आहेत। ऊपर में जो ब गट दिया है उसमें ब गट में सामासिक शब्द दिए हैं सूर्योदय और दिवसेंदिवस, और अ गट में क्या दिया है? विग्रह दिया है, सूर्याचा उदय और प्रत्येक दिवशी। देखो सामासिक शब्द है इसमें सूर्योदय और दिवसेंदिवस, और विग्रह है सूर्याचा उदय और दिवसामागून दिवस। तो बच्चों, यहाँ अपना अजिंठ्याची सहल इस पाठ का स्वाध्याय, शब्दार्थ और भाषा अभ्यास हमने देख लिया है, और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके बाद का पाठ। पाठ यानी एक कविता है, बिन भिंतीची शाळा। थैंक यू।